हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रॉबिन सिंह। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैंने 10 इस तरह के कमेंट चुने जो मुझे लगा कि इनका जवाब देना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके आगे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारा जो नया चैनल है वो हमारे स्टिचिंग के चैनल से बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों, उस चैनल पर आपको हमारी डेली लाइफ की ब्लॉगिंग, एडवेंचर, डॉक्यूमेंट्री बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और दोस्तों, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करना हूँ मैं आज की वीडियो और पढ़ रहा हूँ मैं पहला कमेंट। तो दोस्तों, ये जो पहला कमेंट है ये है अमर चन्ना 77। इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, माय मदर वॉचेज ऑल योर वीडियोस एंड शी लाइक द वे यू एक्सप्लेन। इट्स हर रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेक ए इनविजिबल पॉकेट इन कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग, प्लीज़, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। तो अमर चन्ना जी ने कहा है कि इनकी जो मम्मी जी है मेरी सारी वीडियोज़ देखती हैं और जो हमारा एक्सप्लेन का तरीका उनको काफ़ी पसंद है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो साइड में कुर्ते में जो साइड में पॉकेट लगती है वो किस तरह से लगती है, तो उस पर आप एक वीडियो बनाएं। तो अमर चन्ना जी, बहुत जल्दी मैं इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने वाला हूं, तो आपको देखने को जल्दी ही हमारी वीडियो मिल जाएगी। दूसरा जो कमेंट है ये है साक्षी कत्यार। इन्होंने लिखा है कि सर, अगर सूट की कटिंग करते हैं तो पीछे का पल्ला आधा इंच ज़्यादा ना लें तो हम तो आगे और पीछे के पल्ले एक साथ कट कर देते हैं, तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो साक्षी कत्यार जी, मैं आपको बताऊं, सूट की जब भी आपको कटिंग करनी है तो पीछे का जो पल्ला है उसको आधा से पौना इंच हम बड़ा काटते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है, आप ये देखिए, ये जो मेरे शोल्डर है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, थोड़े से शोल्डर पीछे से उठे हुए होते हैं। अगर इसी वजह से जो पीछे का जो पार्ट है हम आधा इंच बड़ा काटते हैं ताकि हमारा जो गला है पीछे की तरफ ना भागे, इसलिए उसको गले को जो पीछे का शोल्डर होता है आधा इंच बड़ा काटा जाता है। अगर आप बराबर काट दोगे तो वो आपका जो सूट का जो गला है पीछे की तरफ इस तरह से भागेगा, इसलिए हमेशा पीछे से गला है, शोल्डर है जो आधा इंच आपको बड़ा ही काटना है। तीसरा कमेंट है रीत कौर जी। रीत कौर जी कह रही है सर, स्टोन वाले कपड़ा पे स्टिचिंग कैसे करें। यानी कि बहुत सारे ऐसे सूट्स होते हैं जिनमें बहुत सारा हैवी वर्क होता है, मोती होते हैं, तो उस तरह के जो कपड़े होते हैं उन पर स्टिचिंग करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो रीत कौर जी, इसका जो कोई हल नहीं, इसका बस एक यही तरीका है कि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे सूट्स आते हैं जिन्हें हम ब्राइडल सूट्स भी बोलते हैं या फिर ब्लाउज़ भी आते हैं। इनको सिलने में, जहाँ नॉर्मल सूट को सिलने में आधा या पौना घंटा लग जाता है कारीगर को, तो इस तरह के जो सूट या ब्लाउज़ को सिलने में 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। करना कुछ नहीं होता, बिल्कुल धीरे धीरे आपको मशीन चलानी है। जहाँ पर भी बीच में कोई मोती या स्टोन आ जाता है तो उस जगह से आपको बिल्कुल धीरे धीरे मशीन को निकालना है। आपका टाइम ज़रूर इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका बस तरीका यही है कि आप इसका जो चार्ज ज़्यादा ले सकते हो आपके कस्टमर से, तो वो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। बाकी टाइम तो इसमें लगेगा ही लगेगा। सिलने में ज़रूर दिक्कत आती है, आपकी काफ़ी सारी सुइयाँ भी इसमें टूट सकती हैं, आपको बार बार सुई भी चेंज करनी पड़ सकती है। ये कमेंट है ऋतु डोंगरा। राधे राधे सर, प्लीज़ सर ये बताएं कि मेरा वेलवेट का सूट है जिसमें स्ट्रेच नहीं है, तो क्या उसमें लूजिंग देनी है और कितनी देनी है सर, प्लीज़ आंसर। तो ऋतु डोंगरा जी, मैं आपको बताऊं कि इस सब्जेक्ट पे जो वीडियो मैंने बनाई रखी है, क्योंकि बहुत सारे वेलवेट के कपड़े ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्ट्रेच होते हैं, रबड़ की तरह वो कपड़ा खिंच भी जाता है, और कुछ वेलवेट के कपड़े ऐसे होते हैं उनमें बिल्कुल भी स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती। तो इस तरह का जो सूट होता है वेलवेट का जिसमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती, वो नॉर्मल सूट की तरह ही उसकी कटिंग होती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर ज़्यादा फिटिंग का सूट पहनना हो तो 2 इंच की लूजिंग दे दें, अगर थोड़ा और लूज़ रखना हो 3 इंच की दे दें। बाकी अगर ये जो सबको डिपेंड करता है लूजिंग पर, हर किसी का अपना टेस्ट होता है सूट को पहनने का। कोई ज़्यादा फिटिंग का पहनता है, कोई कम फिटिंग का पहनता है, और कुछ लूज़ भी पहनते हैं। जनरली जो दोस्तों मैं लूजिंग देता हूँ वो 3 इंच की लूजिंग देता हूँ। इससे ना तो कम सूट ज़्यादा टाइट होता है ना ज़्यादा लूज़ होता है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें लूजिंग दे सकते हो। सूर्या करकी जी का कमेंट है कि सर, पेस्टिंग में गला काटा जा सकता है और बुकरम और पेस्टिंग में क्या अंतर है। तो सूर्य करकी जी, मैं आपको बता दूं, बुकरम और पेस्टिंग में जो अंतर ये होता है कि पेस्टिंग से जब हम गले को कटिंग करते हैं तो उसको बनाते समय हमें उससे जमाना होता है प्रेस के साथ, प्रेस से उसको चिपका के बनाया जाता है। और बुकरम से जब भी हम गला बनाते हैं तो उसमें प्रेस के बिना ही उस गले को बनाया जाता है। उसको कपड़े पर जमाते समय हम मशीन के साथ अटैच करते हैं, मशीन से उस पर सिलाई करके उसको जमाया जाता है। बाकी बुकरम से भी गला बन सकता है और पेस्टिंग से भी गला बन सकता है। बाकी ज़्यादा जो फिनिशिंग होती है वो पेस्टिंग से गला बनाने में आती है, बस उसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लगता है। फायर गेमिंग जी का कमेंट है कि हेलो सर, जब भी हमें कोई ड्रेस बनानी होती है तो हमें किस हिसाब से कपड़ा ख़रीदना चाहिए कि ड्रेस बनाने में कपड़ा कम ना पड़े।
मार्केट से जो सूट लेते हैं उसमें कुर्ती सलवार का अलग अलग 2 या 2.5 मीटर कपड़ा निकलता है। क्या हर साइज़ की ड्रेस इतने कपड़े में बन जाती है? तो फायर गेमिंग जी, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, मार्केट में बहुत अलग अलग क्वालिटी के कपड़े आते हैं। हमारे पास हमारा खुद का बुटीक है और हमारे पास काफ़ी इस तरह के कस्टमर आते हैं और आके हमें बोलते हैं कि भैया हमारा ये पटियाला सूट बनाना है। जब उस कपड़े को हम खोल कर देखते हैं, मैं मैचिंग सूट की बात कर रहा हूँ, जब मैचिंग वाले सूट को हम खोल कर देखते हैं तो सलवार का जो कपड़ा 2.25 या 2.5 मीटर निकलता है। तो हमें साफ शब्दों में उन्हें ये कहना पड़ता है कि इसमें आपकी पटियाला सलवार नहीं बन सकती, क्योंकि पटियाला सलवार बनाने के लिए कम से कम 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए, वो भी बड़े अर्ज का, तो ही पटियाला वाला उसके अंदर लुक आएगा। और रही बात कपड़े की, कितना कपड़ा लेना चाहिए, तो अगर आप थान में से कपड़ा कटवा रहे हो, थान का मतलब पूरा का पूरा एक बंडल होता है कपड़े का, उसमें से कपड़ा कटवा रहे हो आप, तो नॉर्मल जो सूट होता है वो तो आराम से 4 मीटर में बन ही जाता है। अगर कोई हैवी लेडीज़ का सूट बना रहे हो, काफ़ी बड़ा साइज़ है उनका, तो आपको 4.5 या 5 मीटर कपड़ा लेना पड़ता है, तो ही उसका अच्छी तरह से सूट बन सकता है। आसिम खान जी कह रहे हैं कि मास्टर साहब जी, आप अपना हुनर मत सबको सिखाओ, सब सीख जाएंगे तो ग्राहकी कम हो जाएगी, पहले ही धंधे की वाट लगी हुई है। तो आसिम खान जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी ये जो आपने मुझे कमेंट किया है कि अपना हुनर सबको मत सिखाओ, चलो आसिम खान जी, मैं तो आपकी बात मान लेता हूँ कि मैं अपना हुनर किसी को नहीं सिखाता और अपना चैनल बंद कर दूंगा, लेकिन आप ये अपना जो कमेंट है किस किस को बताओगे? क्योंकि मेरे अलावा सैकड़ों इस तरह के यूट्यूबर हैं जो ऑनलाइन सिलाई सिखा रहे हैं, तो आप किस किस को मना करोगे? बात रही धंधे की वाट लगने की, तो आसिम खान जी, मैं आपको ये बता दूं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा देश बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी इसकी जनसंख्या है तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी चीज़ को माइंड ना करें, कोई धंधे की वाट नहीं लग रही। अगर आपके काम में क्वालिटी है, आपके टैलेंट है आपके पास, आपका कस्टमर ज़रूर आएगा। और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने, आपके अलावा और भी कई लोगों ने मुझे ये बोला है कि आप अपना हुनर लोगों को क्यों सिखा रहे हो, इससे आपका काम ख़राब होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मेरा काम और ज़्यादा बढ़ा है। लोग मुझे देख रहे हैं, लोग देखते ज़रूर हैं और देख के और मेरे पास शो पर आते भी है, बल्कि मेरा काम बढ़ा है, मेरा काम घटा नहीं है। तो लोग देखते हैं भाई ये काम ठीक है, तो इससे मेरी तो दुकानदारी बल्कि बढ़ी है। हालांकि वो बात अलग है, मैं पूरा टाइम दुकान पर नहीं दे पाता, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई धंधे की वाट नहीं लगती। बाकी आपका अपना नज़रिया हो सकता है सोचने का। सुनील ओर जी कह रहे हैं कि सर जी, लोग सिलाई के काम को छोटा क्यों समझते हैं? तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सुनील ओर जी का, जो इन्होंने मुझसे किया है। तो सुनील ओर जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि लोग सिलाई के काम को छोटा क्यों समझते हैं। एक्चुअली आज से 25-30 साल पहले या 20 साल मान लो आप, एजुकेशन को लेके हमारे देश के लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी। तो होता क्या था कि जैसे घर में कोई बेटा है तो वो कहता था भाई मेरा तो पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तो घर वाले उसको क्या कहते थे, चल ठीक है, तूने अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करनी तो एक काम कर, तू कुछ ना कुछ हुनर सीख ले। हुनर से मतलब जैसे कोई मैकेनिक बन जाता था, जैसे मोटरसाइकिल का काम सीख लिया, कोई किसी को खराद का काम सिखा देते थे, या फिर कोई किसी को ड्राइविंग में इंटरेस्ट था तो कहते हैं चल ठीक है तू ड्राइवर बन जा। तो इसी तरह से दोस्तों, लोग सिलाई के काम में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे। लोग कहते हैं चल ठीक है तू सिलाई का काम सीख ले। और लोगों की एक मानसिकता ये होती थी कि जिस बंदे के पास हाथ का हुनर है, यानी हाथ का जो दस्तकार है, वो कभी भूखा नहीं मरेगा। तो इस वजह से लोग सिलाई के काम को भी सीखते थे। तो दोस्तों, इस तरह के जो बहुत सारे काम हैं जिनको लोग छोटा समझते हैं, जैसे सिलाई का हो गया, मैंने आपको उदाहरण दिया, ड्राइवर हो गया, या फिर मैकेनिक लाइन के हो गए, जैसे मोटरसाइकिल की दुकान पर कोई मिस्त्री काम कर रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है या शिक्षित लोग हैं, उनको ये लगता है कि इस तरह के जो काम करने वाले लोग होते हैं ये अनपढ़ या फिर गंवार टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि पढ़ते लिखते तो ये है नहीं और इस तरह का काम करने लग जाते हैं। ये लोगों का एक नज़रिया है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी हद तक ज़माना बदल चुका, लोगों की सोच बदल चुकी है। मेरे काफ़ी ऐसे अच्छे दोस्त हैं, बुटीक वाले हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, अच्छी एजुकेशन उन्होंने ले रखी है, लेकिन इस जो लोगों की पुरानी सोच बनी आ रही है वो आज से कई सालों से, कि इस काम को करने वाले लोग होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते। और दूसरी एक मानसिकता लोगों की ये भी है कि जिस काम में शारीरिक मेहनत ज़्यादा लगती है, लोगों का एक नज़रिया बन चुका है कि शारीरिक मेहनत करने वाला जो लोग होते हैं उस काम को थोड़ा छोटा ही समझ आता है। लेकिन दोस्तों, छोटा है बड़ा कुछ नहीं होता, लोगों की सोच है। बाकी मुझे तो ऐसा, चलो मैं मानता हूँ कि कभी कभी मुझे हो जाता है फील कुछ, क्योंकि मेरे जो अच्छे दोस्त हैं, कुछ एक मेरे दोस्त ऐसे भी जो सीए है, मेरे कुछ दोस्त पुलिस में भी हैं, वकील भी हैं, उनके सामने कई बार मुझे लगता है, क्योंकि जैसे हम कभी पार्टीज़ में जाते हैं या फिर कहीं मिलते हैं, तो एक दूसरे जब किसी थर्ड पर्सन से हमारा इंट्रोड्यूस होता है तो एक थोड़ा सा रुतबे की बात होती है, तो लोगों को लगता है जैसे मेरा किसी से इंट्रोड्यूस करते हैं, हाँ जी ये क्या करते हैं जी, ये टेलर हैं,
तो एकदम थोड़ी सी शर्मिंदगी, हालांकि मुझे तो नहीं होती, अगले बंदे को सोचते हो कि पता नहीं किस लेवल का टेलर, क्योंकि लोगों की मानसिकता ये बनी हुई है कि ये टेलर है तो बस एक दिमाग में एक इमेज वही वाली बनी है कि भाई टेलर है तो एक छोटी सी दुकान लेके बैठे होगा और वही मशीन पर घचर 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 कर रहे होंगे। तो लोगों की एक मानसिकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सोच बदलें, और सोच बदलोगे तो आपका समाज में एक अलग रुतबा बनेगा। सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। मोदी जी भी कहते हैं सोच बदलो तो ही देश बदलेगा। तो मैं तो इस काम को छोटा नहीं समझता, क्योंकि ये काम है जो मेरी रोजी रोटी है। आपको लगता है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्रणव कुंदे जी कहते हैं कि सर सिलाई मशीन में सिलाई और पीको मशीन एडजस्ट हो तो चलेगी क्या? प्रणव कुंदे जी, सिलाई मशीन में सिलाई और पीको मशीन एडजस्ट कैसे हो? मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही मशीन से सिलाई और पीको हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए जो है आजकल बहुत सारी नई नई वैरायटी, अच्छी अच्छी आधुनिक तकनीकी मशीनें आ रही हैं। आप एक ही मशीन से सिलाई भी कर सकते हो, पीको भी कर सकते हो, रफू भी कर सकते हो, और अलग अलग टाइप की सिलाई भी कर सकते हो। बहुत सारी नई नई कंपनी की मशीनें आ गई हैं। बस ये कि थोड़ी सी उसकी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। ज़्यादा आप 2-3 घंटे उसको प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, तो आसानी से हो सकता है। ये कमेंट है कविता माथुर का। हेलो सर, मुझे आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली है। सर मुझे ये जानना है कि अगर किसी कस्टमर ने कोई कपड़ा दिया है सिलने के लिए और उसमें एक्स्ट्रा कुछ लगाना पड़ रहा है, और अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, तो हमने रेट पहले ही तय कर लिया है, लेकिन जब बाद में हमने उसको कपड़े को सिल के दिया, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा लगा दिया जो कि हमारे बजट से बाहर है, तो कस्टमर को किस तरह से हैंडल करना है? तो कहने का मतलब ये है, कविता माथुर जी का कमेंट ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर सूट सिलवाने के लिए आया है, आपने उससे रेट तय कर लिया 300 रुपये, और कस्टमर ने कहा कि आप इसमें अपनी तरफ से कुछ डिज़ाइन भी बना दो, आपने डिज़ाइन के चार्ज अलग से बता दिए 50 रुपये, यानी कि 350 रुपये आपने रेट उसको तय कर लिया है। लेकिन जब आपने उसका जब डिज़ाइन बनाया, आपने अपनी तरफ से कुछ उसमें एक्स्ट्रा लगा दिया, मान लीजिए आपने कुछ उसमें लेस लगा दी, या फिर लटकन वगैरह लगा दिए, और वो लटकन या लेस आपके 350 से ज़्यादा का बन रहा है, यानी कि जो आपने 50 रुपये एक्स्ट्रा बताए हैं, 50 की जगह आपका 70 रुपये उसमें एक्स्ट्रा लगे, तो कस्टमर से आप ये नहीं कह सकते कि भैया अब हमें ज़्यादा पैसे दो, क्योंकि आपने जो उससे रेट तय कर लिया, आपको उसी रेट में ही उससे लेने पड़ेंगे। इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं। इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है, पहले आप सब कुछ उससे फिक्स कर लो, इतने का सामान आएगा, इतना ये होगा, तो ही आप उससे रेट का कंफर्मेशन कर लें। बाद में उसको सिलाई पूरी तरह से बताएं, वरना आपका इसमें खुद का घाटा हो सकता है। बाकी कस्टमर से आपको उतने ही पैसे लेने होंगे जितने आपने उसको पहले बता दिए हैं। ये कमेंट है रेनू पासवान जी का। सर कुंदा किसको बोलते हैं, पार्ट को क्या बोलते हैं? सर रिप्लाई तो आप करते ही नहीं हो, तो कमेंट प्लीज़ हमारा इस कमेंट का जवाब ज़रूर कर दो, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो रेनू पासवान जी, आपका जो कमेंट है, एक्चुअली इन्होंने जो कमेंट पूछा है, जो इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, सवाल का मतलब ये है कि जो सलवार के जो पार्ट्स होते हैं, कुंदा किसको बोलते हैं, कली किसको बोलते हैं। एक्चुअली मैं क्लियरली बताता हूँ। सलवार के जो 3 पार्ट्स होते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेल्ट। इसके अलावा जो 4 कलियाँ होती हैं, जो क्रोच एरिया वाला पार्ट होता है जिसमें 4 कलियाँ होती हैं, और जिस जगह पर पोंचे बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं पार्ट। तो कुल मिला के इस तरह से 3 ये जो इसके पार्ट होते हैं इसके सलवार के। और इस तरह से दोस्तों, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला कोई सवाल वैसे है नहीं, तो इनको बस कन्फ्यूजन ये था कि पार्ट किसको बोलते हैं। तो सलवार में जो तीसरा हिस्सा होता है उसको पार्ट बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टोटल सारे कमेंट जिनका मैंने जवाब देने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ काफ़ी हद तक आपको मेरी वीडियो के जो मेरे सवाल हैं, आपके जो सवाल थे, मेरे जवाब थे, आप सहमत हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।